हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 23वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सुबह ईशा की आंख खुली तो वो बिस्तर पर अकेली थी। उसने अपनी नजरें इधर उधर कर रूम में देखा पर अद्विक नहीं था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक चिट पर गई। ईशा ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग शोना, सॉरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, वरना मैं आपको खुद कॉलेज ड्रॉप करता, बट आपको पिक करने जरूर आऊँगा। अपना ख्याल रखना और नाश्ता कर कॉलेज जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई लव यू आपका आदि। चिट पर ईशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने चिट को अपने होठों से छुआ और बोली, आई लव यू टू आदि। ये बोल वो बैग से उठी और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शावर लेकर वो जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता कर निधि और विधि के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अद्विक अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। अद्विक ने कम इन कहा तो शक्ति अंदर आया। वो आकर अद्विक के सामने खड़ा हो गया। अद्विक ने उसे देखा और बोला, कुछ पता चला? शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, हमने उसका फ़ोन हैक किया था। एक नंबर पर लगातार उसकी बात होती है, पर वो नंबर यहाँ का नहीं ऑस्ट्रेलिया का है। अद्विक बोला, पता चला किसका नंबर है? शक्ति बोला, नहीं, पर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अद्विक बोला, पर क्या? शक्ति बोला, पर वो जो कोई भी है वो 6 महीने में एक बार वो इंडिया जरूर आता है। उसके फ़ोन की लोकेशन 6 महीने में एक बार इंडिया की जरूर दिखाती है, और अगर ऐसा है तो अगले महीने वो इंसान इंडिया जरूर आएगा। शक्ति की बात सुनकर अद्विक को सोचकर बोला, ठीक है, ध्यान रखना अगली बार जब वो इंसान इंडिया आएगा तो हम उसे यही पकड़ेंगे। शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अद्विक ने आंखें बंद की और अपना सिर पीछे सीट से टिका लिया। वो आंखें बंद किए ही खुद से बोला, तुम जो कोई भी हो और तुम्हारा मेरी शोना से क्या रिश्ता है यह मैं बहुत जल्द पता करके रहूंगा। तभी उसे कुछ याद आया। उसने टाइम देखा, ईशा की छुट्टी का टाइम हो चुका था। अद्विक ने अपना फ़ोन लिया और अपने कैबिन से बाहर चला गया। उसने ड्राइवर से चाबी ली और खुद ड्राइव कर अपनी शोना को लेने के लिए निकल गया। वहीं ईशा, निधि और विधि का पेपर खत्म हो चुका था। तीनों कॉलेज से बाहर आई तो सामने ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। ईशा ने निधि और विधि को जाने के लिए कहा क्योंकि उसे लेने अद्विक आने वाला था। अद्विक ने उसे मैसेज कर बता दिया था कि वो उसे लेने आ रहा है। निधि और विधि ने हाँ में गर्दन हिलाए और मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तभी एक काले रंग की गाड़ी ईशा के सामने आकर रुकी। किसी के कुछ समझने से पहले ही किसी ने उसे अंदर खींचा और गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। निधि और विधि जो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी, ये देख घबरा गई और जल्दी से उस गाड़ी की तरफ भागी, पर तब तक वो गाड़ी उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोनों बहुत घबरा गई थी। तभी अद्विक की गाड़ी वहां आकर रुकी। अद्विक गाड़ी से बाहर आया और निधि और विधि को इतना घबराया हुआ देख उनके पास गया और बोला, क्या हुआ? तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? और शोना कहाँ है? ये बोल वो ईशा को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। निधि और विधि से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। दोनों रोते हुए अद्विक के गले लग गई। अद्विक को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें खुद से अलग करते हुए बोला, तुम दोनों रो क्यों रही हो? और शोना कहाँ है? बोलो ना।
निधि रोते रोते बोली, भाई वो भाभी को कोई किडनैप। ये बोल वो फिर रोने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर अद्विक का दिल धक से रह गया। एक पल को तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, पर उसने खुद को संभाला और निधि को पूरी बात बताने को कहा। निधि ने रोते हुए उसे पूरी बात बता दी। अद्विक ने उन दोनों को शांत करवाया और ड्राइवर के साथ घर जाने के लिए कहा। निधि और विधि रोते हुए ड्राइवर के साथ वहां से चली गई। वहीं उनके जाने के बाद अद्विक के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो गए। उसने शक्ति को फोन किया और ईशा की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहा। फोन कट कर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। गाड़ी में ईशा छटपटाते हुए छूटने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने 4 आदमी थे जिनमें से 2 ने उसे पकड़ा हुआ था। तभी ईशा ने अपना हाथ घुमाकर उस आदमी से छुड़ाया और उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। तभी दूसरे आदमी ने एक जोरदार थप्पड़ ईशा के गाल पर मारा जिससे ईशा का होंठ फट गया, उसमें से खून आने लगा। उसके गाल पर थप्पड़ के निशान तक गए, उसकी आंखें नम हो गई। अद्विक की ट्रेनिंग के मुताबिक वो खुद को जितना मर्जी मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उन चारों के आगे वो कमजोर पड़ गई थी। तभी एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया जिससे ईशा बेहोश हो गई। अद्विक के फोन पर शक्ति ने ईशा की लोकेशन सेंड कर दी। ये शहर के बाहर की लोकेशन थी। दरअसल अद्विक ने ईशा को जो मंगलसूत्र पहनाया था उसमें एक ट्रैकर था, जिसकी मदद से शक्ति ने उसकी लोकेशन ट्रेस की थी। शहर के बाहर जंगल के बीचों बीच एक घर था, जिसके एक कमरे में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो सो रही हो। अचानक उस लड़की की आंखें खुलने लगी। उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया क्योंकि उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। यह कोई और नहीं ईशा थी। ईशा अपने सिर को पकड़े बैठ गई। तभी उसे याद आने लगा कि कैसे वो कॉलेज के बाहर अद्विक का इंतजार कर रही थी, जब कुछ लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए और उसके बाद उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। ईशा ने इधर उधर देखा, अनजानी जगह देख वो डर गई। वो अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है, जब रूम का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। ईशा ने उस तरफ देखा तो उसका डर बढ़ गया, शरीर डर से कांपने लगा। आंखों के आगे कुछ पुरानी यादें आने लगी। आकाश ईशा के सामने आया और उसे देखकर बोला, तो उठ गई तुम? चलो अच्छा है, वरना मुझे तुम्हें पहले की तरह उठाना पड़ता जैसे मैं तुम्हें पहले उठाता था। उसकी बात सुनकर ईशा को याद आने लगा कि कैसे अगर वो सोई होती थी तो उसे जगाने के लिए आकाश उसे सीधा मारने लगता था या फिर बेड से नीचे फेंक देता था। सब याद आते ही ईशा और डरने लगी। आकाश उसके पास आया और उसके चेहरे को हाथों में भींचते हुए बोला, बहुत शौक है ना मेरी कैद से भागने का, पर अब तुम इस कैद से कभी भाग नहीं सकती। इस बार तेरी वो हालत करूंगा कि भागना तो दूर चलने लायक नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर ईशा कांप गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आकाश ने उसका चेहरा बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे उसे दर्द होने लगा था। तभी ईशा को अधिक की बात याद आई जो वो उससे अक्सर कहता था, शोना आप जितना डरेगी लोग आपको उतना डराएंगे, इसलिए डर कर नहीं, हिम्मत से सबका सामना कीजिए। जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है या जो आपको पहुंचाने की कोशिश करें, उसका डटकर सामना कीजिए और उसे ऐसा सबक सिखाइए कि वो दोबारा आपकी तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचे। अद्विक की बात याद आते ही ईशा में जैसे हिम्मत आ गई हो। उसने आकाश के हाथ को जोर से झटक कर अपने चेहरे से दूर किया और बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या होगा।
ईशा की बातें सुनकर आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ईशा के बालों को कसकर पकड़ा और बोला, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम में। उस अद्विक के वजह से कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो, पर तब क्या होगा जब उसे यह पता चलेगा कि तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म से मैं पहले ही खेल चुका हूँ। फिर ईशा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए वैसे मानना पड़ेगा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। अब तो और मजा आए तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म से खेलने में। उसकी बात सुनकर ईशा ने अपना चेहरा फेर लिया। उसके बालों में बहुत दर्द हो रहा था। आकाश ने उसके बालों को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। ईशा की आंखें नम हो गई, पर वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। ईशा ने अपनी आंखें बंद की और अद्विक को याद कर अपने मन में बोली, आदि कहाँ है आप, प्लीज जल्दी आइए। तभी ईशा को महसूस हुआ कि आकाश उसके जिस्म को अपने हाथों से छू रहा था। ईशा ने झट से अपनी आंखें खोली और आकाश को जोर से धक्का दे दिया। आकाश संभल नहीं पाया और पीछे की तरफ गिरने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने ईशा की तरफ देखा जो गुस्से में उसकी तरफ ही देख रही थी। आकाश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। उसने ईशा को खींचकर 2 थप्पड़ मारे और बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धक्का मारेगी? ये बोल उसने ईशा को बेड पर धक्का दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ईशा खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। आकाश को ईशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से ईशा का टोप फाड़ दिया। ईशा का शरीर जम गया एक बार फिर। उस पर पहले की सभी यादें हावी होने लगी। आकाश उसके गले और कंधों को नोच रहा था। ये देख वो अपनी जगह सुन्न हो गई। उसने अपने हाथों को अपने सीने पर क्रॉस किया और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा करते देख आकाश बेशर्मी से बोला, मुझसे क्या शर्माना, मैं तो पहले भी यह सब देख चुका हूँ। ईशा को बहुत रोना आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो आंखों के सामने अद्विक का चेहरा घूम गया और कानों में उसकी कुछ बातें गूंजने लगी। शोना, आप कमजोर नहीं है, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। हमेशा ये याद रखना शोना की सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी किसी से मत डरना, हिम्मत से काम लेना, बाकी मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। अद्विक की बातें याद आते ही ईशा में जैसे हिम्मत आ गई हो। उसने इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर पड़ा एक वास नजर आया। ईशा ने हाथ बढ़ाकर उस वास को उठाया और आकाश के सिर पर मार दिया। आकाश की पकड़ ईशा पर ढीली पड़ गई। उसके सिर से खून बहने लगा। ये देख ईशा ने उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और उठकर अपना टॉप संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर वो दरवाजा खोलती उससे पहले ही आकाश ने उसे बालों से पकड़ पीछे खींच लिया। ईशा के सिर में बेतहाशा दर्द हुआ। आकाश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतने जोर का था कि ईशा जमीन पर गिर गई और साइड टेबल पर उसका सिर लगा, जिससे उसके सिर से खून आने लगा। आकाश ने उसे गुस्से में देखा और बोला, बहुत शौक है ना भागने का, अब भाग के दिखा तू। ये बोल वो उसकी तरफ बढ़ा और बेड के साइड टेबल से एक इंजेक्शन निकाल उसे ईशा की गर्दन में लगा दिया। दर्द से ईशा ने अपनी आंखें भींच ली। बंद आंखों से उसके आंसू बहकर गालों पर लुढ़क गए। आकाश ने उसके पास बैठ उसका चेहरा अपने हाथों में भींचा और बोला, अब तू चाहे कर भी भाग नहीं पाएंगी। शरीर में जान होते हुए भी तू बेजान होगी। तेरी आंखों के सामने तेरे इस जिस्म को नोचूंगा मैं, पर तुम चाहो कर भी कुछ नहीं कर पाओगी। ये बोल उसने ईशा के चेहरे को झटक दिया। वहीं उसकी बात सुनकर ईशा डर से कांप गई। पुरानी यादें, पुरानी बातें एक बार फिर उस पर हावी होने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर सुन्न पड़ रहा हो। वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर सब बेकार।
ईशा की आंखों से आंसू और तेजी से बढ़ने लगे। उसे इस तरह देख आकाश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या हुआ, हाथ पैर हिल नहीं रहे? हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि तुझे मैंने जो इंजेक्शन लगाया है उससे तुम्हारी बॉडी कुछ टाइम के लिए पैरालाइज्ड हो चुकी है। अब जब तक मैं तुमसे मजे ना कर लूं तब तक तो तुम ऐसे ही रहने वाली हो। ये बोलते हुए उसने ईशा को उठाकर बेरहमी से बेड पर पटक दिया। ईशा को बहुत दर्द हुआ पर वो ना कुछ कर पाई ना बोल पाए। आकाश उसके चेहरे और गले को अजीब तरीके से छूते हुए बोला, वैसे कमाल का शरीर है तुम्हारा। जब से तुम गई हो किसी और के साथ उतना मजा कभी आया ही नहीं जितना तुम्हारे साथ आता था। ये बोल उसने ईशा की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि जल्दी से अद्वैक आ जाए और उसे इस दरिंदे से बचा ले। और शायद भगवान ने उसकी दुआ सुन भी ली थी। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और अद्वैक अंदर आया। पर सामने का नज़ारा देख उसका खून खौलने लगा। आंखें गुस्से से लाल हो गई और हाथों की मुट्ठियां भींच गई, जिस वजह से उसके हाथों की नसें साफ दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और आकाश को ईशा से अलग कर उसने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। आकाश संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। अधिक ने जल्दी से ईशा को बेडशीट से कवर किया। वहीं अद्वैक को देख ईशा की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अद्वैक के सीने से लग जाए पर उस इंजेक्शन की वजह से वो इतनी बेबस थी कि अपना हाथ तक हिला नहीं पा रही थी। अद्वैक ने उसके सिर को प्यार से सहलाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, शोना आप ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, बस कुछ देर फिर हम घर चलेंगे। पर ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आंसू भरी आंखों से बस उसे ही देखे जा रही थी। ये बात अद्वैक को बहुत अजीब लगी पर उसे लगा शायद वो डर गई हो इसलिए ऐसा है। पर तभी उसकी नज़र ईशा के गालों पड़े उंगलियों के निशानों और उसके माथे पर लगी चोट पर गई। अद्वैक का खून एक बार और खोलने लगा। उसने गुस्से में आकाश की तरफ देखा जो खुद को संभाल खड़ा हो रहा था। अद्वैक जल्दी से उसकी तरफ आया और एक जोरदार रात उसे मारी। आकाश जो अद्वैक के एक मुक्के से जमीन पर गिर गया था, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था पर अद्वैक की रात से वो एक बार फिर जमीन पर गिर गया। अद्वैक उसके पास बैठा और उसके चेहरे पर बिना रुके मुक्के मारते हुए गुस्से में बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शोना को तकलीफ देने की? तूने उन पर हाथ उठाया, उन्हें दर्द देने की कोशिश की, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो लगातार उसे मारे जा रहा था। तभी शक्ति और शेरा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अद्वैक को आकाश से अलग किया पर अद्वैक उनके बस ही नहीं आ रहा था। वो उनसे छूट फिर आकाश को मारने लगा। आकाश की हालत खराब हो चुकी थी। शक्ति और शेरा ने जबरदस्ती अद्वैक को उससे अलग किया और शक्ति बोला, क्या कर रहा है, मार डालेगा क्या उसे? उसकी बात सुनकर अद्वैक गुस्से में बोला, हाँ मार डालूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शोना को हाथ लगाने की? आकाश जो अद्वैक की मार से अधमरा हो चुका था फिर भी बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर मैंने उसे छुआ है तो तुम भी तो वही चाहते हो, और वैसे भी तुम्हें पता नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है जब मैं उसे छू रहा हूँ। पता नहीं कितनी रातें गुजारी है उसने मेरे साथ मेरे बेड पर। हर रात उसे छूता था मैं। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अद्वैक के साथ साथ शक्ति और शेरा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अद्वैक ने एक बार फिर खुद को छुड़वाया और उसे मारने लगा। इस बार शक्ति और शेरा ने भी उसे नहीं रोका।
अद्विक ने उसे इतना मारा कि आकाश उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। पर अद्विक फिर भी उसे मारे जा रहा था। शक्ति और शेरा ने ये देख उसे आकाश से अलग किया और शेरा बोला, भाव प्लीज संभालो खुद को, आप गुड़िया को देखिए, इस कमीने को हम देखते हैं। ईशा का नाम सुनकर अद्विक जल्दी से उसकी तरफ गया और उसके पास बैठ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आप ठीक है ना बच्चे? पर ईशा कुछ नहीं बोली। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा तो अद्विक ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। ईशा के ना मिलने पर जो बेचैनी अब तक उसे हो रही थी, पर ईशा को अपनी बाहों में भर सारी बेचैनी धीरे धीरे दूर होने लगी और यह गया तो बस सुकून। अद्विक ने उसे खुद से अलग किया और उसका माथा चूम बोला, चलिए हम घर चलते हैं। पर ईशा ने अभी भी उससे कुछ नहीं कहा। ये बात अद्विक को बहुत अजीब लग रही थी कि ईशा ने अब तक कुछ नहीं कहा। उसने ईशा के गाल को प्यार से सहलाया और बोला, शोना आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप ठीक तो है? ईशा कुछ कहने की कोशिश तो कर रही थी पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस बेबस सी आंसू बहाए जा रही थी। अद्विक ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने शक्ति को जल्दी से डॉक्टर को घर पर बुलाने के लिए कहा और आकाश को अपने चोरचा हाउस भेजने के लिए कहा और खुद ईशा को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ईशा अद्विक की गोद में थी और अद्विक ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगाया हुआ था, जैसे उसके छोड़ते ही उसकी शोना उससे दूर चली जाएगी। पता नहीं कितनी बार उसने ईशा के सिर और उसके माथे को चूम लिया था। लगभग आधे घंटे बाद अद्विक ईशा को लेकर घर पहुंचा। डॉक्टर पहले से ही वहां मौजूद थी, बाकी सब भी वही मौजूद थे। निधि और विधि का रो रो कर बुरा हाल था। ईशा के साथ उन दोनों का रिश्ता अलग सा ही था। कहने को तो ईशा उनकी भाभी और वो दोनों उसकी नंद थी, पर उनमें प्यार बिल्कुल बहनों वाला था। अलका जी और दादी जी उन दोनों को शांत करवा रही थी। अद्विक को देख दोनों उसकी तरफ दौड़ी, पर ईशा की हालत देख दोनों और ज्यादा रोने लगी। अद्विक ने सबको इग्नोर किया और ईशा को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर भी उसके साथ ही थी। अद्विक ने ईशा को आराम से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। डॉक्टर ने सबको रूम से बाहर जाने के लिए कहा, पर अद्विक नहीं माना। वो तो बस एकटक नम आंखों से अपनी शोना को देख रहा था, जो ना तो कुछ बोल रही थी ना ही कोई हलचल कर रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। डॉक्टर के बार बार कहने पर अद्विक ना चाहते हुए भी बाहर चला गया। वो वहां से सीधा घर के पीछे वाले हिस्से में चला गया। कुछ पल आसमान को देख खुद की कंट्रोल करता रहा, पर जब खुद को संभालना मुश्किल हो गया तो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अपनी शोना की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था कि उसने अपनी शोना का ध्यान नहीं रखा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने चेहरा घुमाकर उस तरफ देखा तो वो जयराज जी थे, जो ईशा के बारे में पता चलने पर जल्दी घर आ गए थे। अद्विक का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें लाल हो चुकी थी। अपने बेटे की ऐसी हालत देख उनका दिल रो पड़ा। वो अद्विक के पास बैठ गए तो अद्विक 1 मिनट की देर किए बिना उनके सीने से लग गया। जयराज जी के लिए यह एक्सेप्ट करना मुश्किल था। उनका बेटा जो उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, आज वो खुद उनके गले लग गया था। जयराज जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अद्विक को अपने सीने से छुपा लिया, जैसे एक बाप अपने बच्चे को हर मुश्किल से बचाने के लिए अपने आलिंगन में ले लेता है।
तभी अद्विक के शब्द सुनकर वो और हैरान हो गए जो रोते हुए उनसे बोल रहा था। पापा, पापा मेरी सोना। अद्विक के मुंह से इतने साल बाद पापा सुनकर जयराज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से आंसू बहकर उनके गालों पर जा गिरे। उन्होंने और मजबूती से अपने सीने में भींच दिया। अधिक रोते हुए उनसे बोल रहा था, पापा मेरी सोना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, पर एक बार फिर मेरी सोना को उस इंसान ने तकलीफ पहुंचाई। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता पापा। मेरी सोना मेरी जिंदगी है, मेरा सुकून है। उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा पापा, मैं मर जाऊंगा। जयराज जी ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोले, कुछ नहीं होगा तुम्हारी सोना को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अद्विक रोते हुए उनकी तरफ देख बोला, उसने मेरी सोना को फिर तकलीफ दी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि उन्हें हर तकलीफ से बचाऊंगा, पर मैं नहीं कर पाया। अगर वो मुझसे नाराज होकर मुझसे दूर चली गई तो मैं कैसे रहूंगा उनके बिना। नहीं मैं नहीं रह सकता उनके बिना। मैं उनको कहीं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अद्विक बस यही सब बोले जा रहा था। उसे डर था कि वो ईशा का ध्यान नहीं रख पाया, जिस वजह से आकाश ने एक बार और उन्हें तकलीफ दी थी। शायद इस बात से ईशा नाराज होकर उससे दूर चली जाएगी। यही बात उसके दिल में डर पैदा कर रही थी कि शायद ईशा अब उसे दूर चली जाएगी और उससे बात नहीं करेगी। जयराज जी उसके चेहरे को हाथों में भर उसकी आंखों में देख बोले, कुछ नहीं होगा उसे और वो ना तुमसे दूर जाएगी। और रही बात गलती की, तुमसे गलती हुई है तो अपनी उस गलती को सुधारो, और जिसने भी उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है उसको दिखाओ कि अद्विक कपूर क्या चीज़ है, और अगर कोई उसके अपनों पर नज़र डालेगा तो वो किस हद तक जा सकता है। अपने असली रूप से उसे रूबरू करवाओ, वो रूप जिससे तुम्हारे दुश्मन डर कर थर थर कांपते हैं। समझे मेरी बात। मेरी बेटी को तकलीफ देने वाले को उसकी असली जगह पर पहुंचाओ, पर उससे पहले अंदर चलो, तुम्हारी सोना तुम्हें ढूंढ रही होगी। उनकी बातें सुनकर अद्विक ने खुद को संभाला और अपने चेहरे पर हाथ फेरा कर अपने आंसू साफ किए। उसने एक बार फिर जयराज जी की तरफ देखा और चुपचाप उनके गले लग गया। जयराज जी ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। आज इतने सालों बाद उन दोनों के बीच खींची नाराजगी की दीवार शायद थोड़ी ढह गई थी। जयराज जी खुश थे, वहीं अद्विक को भी उनसे बात कर अच्छा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं और उनसे अलग होकर सीधे घर के अंदर की तरफ चला गया। वो सीधा ऊपर अपने रूम की तरफ आया, तभी डॉक्टर की दरवाजा खोलकर अंदर आई। अद्विक सीधा उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और उन्हें देखकर बोला, मेरी सोना कैसी है। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोली, उन्हें ड्रग्स दिया गया है, और यह कोई ऐसा वैसा ड्रग्स नहीं। इस ड्रग्स से बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। इंसान सब देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, पर कुछ कर नहीं सकता। जिंदा होकर भी वो जिंदा लाश हो जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग ईशा को लेकर घबरा गए। निधि और विधि तो अलका जी के गले लग रोने ही लगी। आंसू तो सबकी आंखों में आ गए थे। अद्विक का दिल भी अंदर ही अंदर घबरा रहा था, पर उसने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। तभी डॉक्टर आगे बोली, पर उन्हें वो ड्रग्स दिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए उनकी बॉडी पर इस ड्रग्स का ज़्यादा असर नहीं हुआ है, और मैंने उन्हें एंटीडोट दे दिया है। कल तक वो ठीक हो जाएगी, पर आपको उनकी बॉडी स्पेशली उनके जॉइंट्स को गर्म रखना होगा, ताकि उनके जॉइंट्स काम करते रहे और इस ड्रग से ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। बाकी मैं कल आकर एक बार उन्हें चेक कर लूँगी। ये बोल वो वहाँ से चली गई।
अतुल जी उन्हें छोड़ने बाहर तक चले गए। बाकी सब अद्विक के रूम में ईशा के पास चले गए। डॉक्टर सारी बातें बताकर वहां से चली गई, जिसे सुनकर सब कुछ राहत हुई। सब लोग ईशा को देखने अद्विक के रूम में चले गए, पर अद्विक बाहर ही खड़ा रहा। वो कुछ सोच रहा था, कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। उसने अपना फोन निकाला और किसी से बात कर कुछ समझाने लगा। फोन रख चेहरे पर हाथ फेरा, उसने गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ गया। यहाँ सब लोग ईशा को घेर कर खड़े उससे बातें कर रहे थे, और वो बस चुपचाप बेजान सी पड़ी सबको देख रही थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। अपनी शोना को ऐसे देख अद्विक की आंखें भी नम हो गई, पर उसने खुद को संभाला और उसकी तरफ बढ़ गया। वो उसके पास बेड पर बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब ठीक है शोना। वहीं अद्विक को देख एक बार फिर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके सीने से लगना चाहती थी, उसकी बाहों में सिमट कर रोना चाहती थी, पर ड्रग्स की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस उसे देखते हुए खामोशी से आंसू बहा रही थी। अद्विक ने उसके आंसू साफ कर नामे गर्दन हिलाई और झुककर उसका माथा चूम लिया। उन दोनों को देख बाकी सब रूम से चले गए और दरवाजा बंद कर गए। सबके जाते ही अद्विक ने ईशा को कमर से पकड़ ऊपर कर अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ ईशा पर काफी मजबूत थी, जैसे उसके थोड़ी सी पकड़ ढीली करते ही वो उसे छोड़कर चली जाएगी। ईशा को गले लगाए ही वो रुंधे गले से बोला, अपने आदि को माफ कर दो शोना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मेरे होते हुए भी एक फिर उस इंसान नहीं आपको तकलीफ देने की कोशिश की और मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ देर वो ऐसे ही ईशा को अपने सीने लगाए उससे माफी मांगता रहा। कुछ टाइम बाद उसने ईशा को खुद से अलग किया और गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बाथटब में नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा गर्म पानी भरा और ईशा को उसमें लिटा दिया। शरीर पर गर्म पानी लगते ही ईशा को जलन हुई। उसने जोर से आंखें भींच ली, पर बंद आंखों से उसके आंसू गालों पर आ गए। अद्विक उसे ही देख रहा था। ईशा को तकलीफ में देख उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने धीरे से ईशा के कपड़े उसके शरीर से अलग किए और फिर खुद भी कपड़े निकाल उसके साथ उस गर्म पानी में बैठ गया। उसने ईशा को अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे धीरे उसके सभी जॉइंट्स पर वो गर्म पानी डालते हुए बोला, जानता हूँ आपको तकलीफ हो रही है, पर यह जरूरी है। इससे आपके जॉइंट्स वापस जल्दी काम करने लगेंगे और आप फिर से पहले की तरह चल फिर पाएंगी। ईशा उसे ही देख रही थी, जो उसके साथ साथ खुद भी उस गर्म पानी में बैठा था। वो अपनी शोना को अकेले तकलीफ सहते नहीं देख सकता था, इसलिए वो भी उसके साथ उतनी ही तकलीफ सह रहा था। अद्विक ने देखा कि ईशा एकटक उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने प्यार से उसके गाल को सहला और शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। दोनों की आंखें इस समय नम थी। अद्विक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। लगभग 3 घंटे बाद अद्विक ईशा को लेकर रूम में आया, क्योंकि उसकी शोना हो चुकी थी। दोनों ने बाथरोब पहना हुआ था। उसने ईशा को बेड पर लिटा और ब्लैंकेट से कवर कर चेंजिंग रूम में चला गया। खुद चेंज कर उसने ईशा को भी कंफर्टेबल कपड़े पहनाए और उसके साथ लेट उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो एकटक ईशा के चेहरे को देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून था, एक आग थी जो आकाश की मौत के साथ ही शांत होने वाली थी। उसने ईशा के माथे को चूमा और धीरे से खुद से बोला, सोचा था आपके गुनहगार को आपके हाथों से सजा दिलवाऊंगा, इसलिए अब तक शांत था, पर आपको फिर से तकलीफ देकर उसने अपनी मौत को खुद न्योता दिया है। अब तो उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। मेरी सोना को तकलीफ देने वाले को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ पल्लवी अपने रूम में इधर से उधर चलते हुए किसी को बार बार फोन लगा रही थी, पर शायद सामने वाला फोन ही नहीं उठा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ी झुंझलाई हुई थी। उसने एक आखिरी बार फोन लगाया, पर जब सामने से फोन नहीं उठाया गया तो उसने फोन को बेड पर फेंक दिया और गुस्से में बोली, यह आकाश मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उस लड़की को सिर्फ किडनैप कर उन तक पहुंचाना था, पर लगता है उसे देख इसके अंदर का हैवान फिर से जाग गया। लगा होगा उससे अपनी भूख मिटाने। पता कैसा इंसान है ये जो इसके जिस्म की भूख मिटती ही नहीं। 2 घंटे से फोन कर रही हूँ पर एक बार भी इसने मेरा फोन नहीं उठाया है। बस एक बार अद्वैत मेरी मुट्ठी में आ जाए फिर इस आकाश को भी इसकी असली जगह दिखा दूंगी। एक बार मेरी अद्वैत से शादी हो जाए बस फिर मैं बनूंगी मिसेज अद्वैत कपूर। फिर उसके पैसों उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक होगा। ये बोल वो पागलों की तरह हंसने लगी। अब इसको कौन बताए कि आकाश तो अपनी असली जगह पहुंच चुका है, मतलब अद्वैत की कैद में। अगर अद्वैत को पता चला कि उसकी शोना को तकलीफ देने में पल्लवी का भी हाथ है तो पता नहीं वो इसके साथ क्या करेगा। कहा यह अद्वैत से शादी के सपने देख रही है। अगर अद्वैत को पता चला कि उसकी शोना को किडनैप करने में आकाश के साथ पल्लवी भी शामिल थी, तो वो उसकी अर्थी उठा देगा। खैर अब तक बेचारी को सपने देखने देते हैं। सपने देखने में क्या जाता है, वो कौन सा पूरे होने वाले हैं। रात का अंधेरा ढला और सुबह की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। ईशा ने अपनी आंखें खोली और धीरे से अटकती आवाज में बोली, आदि। उसकी आवाज सुनकर अद्वैत जो उसे बाहों में भरे किसी गहरी सोच में डूबा था, उसने झट से उसकी तरफ देखा और उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोला, आप ठीक है शोना? कोई तकलीफ हो रही है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बेचैन सा वो अपनी शोना से सवाल कर रहा था। सारी रात उसने आंखों में ही निकाल दी। 1 मिनट के लिए भी वो सोया नहीं था, बस अपनी शोना को बाहों में भरे वो लेटा रहा। उसकी बात ईशा धीरे से बोली, पानी। अद्वैत ने जल्दी से टेबल पर से पानी का गिलास उठाया और ईशा को सहारा देकर उसे पानी पिलाया। गिलास टेबल पर रख ईशा का चेहरा साफ कर उसने उसके गाल को प्यार से सहलाया और बोला, आप ठीक है ना बच्चे? ईशा ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। अद्वैत ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और उसे देखने लगा। ड्रग्स का असर खत्म हो रहा था। हाँ, अभी सिर्फ वो बोलने लगी थी। पूरी तरह ड्रग्स का असर खत्म होने में टाइम लगना था, पर इतना अच्छा था कि उस ड्रग्स ने उसकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। ईशा की आंखें एक और बार नम हो गई। आंसू आंखों से निकल कनपटी पर बह निकले। अद्वैत ने प्यार से उसके आंसुओं को साफ किया और उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, बस बच्चे अब रोना नहीं। आप जानती हो ना आपके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, इसलिए अब बिल्कुल नहीं रोना। अब रोने की बारी उसकी जिसने आपको तकलीफ देने की कोशिश की। लास्ट लाइन बोलते समय अद्वैत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में एक जुनून था। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और ईशा को अपने सीने से लगा लिया। ईशा को भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। कुछ टाइम बाद डॉक्टर आकर एक बार ईशा को चेक कर गई। अब ईशा ठीक थी। धीरे धीरे वो अपने हाथ हिला रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद अद्वैत ने ईशा को तैयार किया और खुद भी तैयार होकर ईशा को गोद में लेकर नीचे आ गया। सब लोगों ने ईशा को ठीक देखा तो अच्छा लगा। अद्वैत ईशा को गोद में लिए घर से बाहर जाने लगा तो पीछे से जयराज जी बोले, कहाँ जा रहे हो और ऐसी हालत में ईशा को कहाँ ले जा रहे हो? उनकी बात सुनकर सब लोग अद्वैत को देखने लगे। ईशा भी उसे ही देख रही थी। अद्वैत उनकी तरफ घूमा और बोला, सजा देने उसे।
जिसने मेरी शोना को तकलीफ देने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी जान की आंखों में आंसू आए, उसे सजा देने जा रहा हूँ और उसकी सजा मेरी शोना अपनी आंखों से देखेगी। ये बोल वो बिना कुछ कहे विला के बाहर चला गया और ईशा को गोद में लिए ही गाड़ी में बैठ गया। शक्ति और शेरा उसके साथ ही थे। ईशा बस एकटक अद्विक के चेहरे को देख रही थी, जिसका चेहरा भावहीन था। अद्विक ने जब उसकी नजरें खुद पर महसूस की तो उसकी तरफ देखा। धीरे से ईशा का माथा चूम उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। ईशा भी बिना किसी मनाही के उसके सीने में सिमट गई। लगभग 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी रुकी तो ईशा को गोद में लिए ही अद्विक बाहर निकला। यह एक घर था जो जंगल के बीचों बीच था। घर के चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म में गाइड्स खड़े थे, जिनके हाथों में गन्स थी। अद्विक को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो लोग अंदर की तरफ जा रहे थे, ईशा की पकड़ अद्विक पर कहती जा रही थी, क्योंकि यह जगह अंदर से बहुत डरावनी थी। घर बहुत बड़ा था। अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूम बने थे जो जेल की तरह थे। कुछ रूम्स में कुछ लोग बंधे हुए थे, कुछ की हालत बहुत खराब थी। ईशा ये सब देखकर बहुत डर रही थी। उसने ऐसी जगह पहली बार देखी थी। अद्विक उसे लेकर एक रूम के सामने आ गया। गार्ड ने दरवाजा खोला तो वो ईशा को लेकर अंदर चला गया। उसके पीछे ही शक्ति और शेरा थे। अद्विक अंदर जाकर एक बड़े से सोफे पर बैठ गया। ईशा अभी भी उसकी गोद में थी और उसने डर की वजह से अपना चेहरा अद्विक की गर्दन में छुपा रखा था। अद्विक ने उसके बालों में हाथ फिराया और उसे सामने देखने के लिए कहा। अद्विक की बात मानकर ईशा ने सामने देखा तो हैरानी से आंखें फैल गई। सामने आकाश एक कुर्सी पर बंधा था। शरीर और चेहरे पर बहुत से चोटों के निशान थे, जिनमें से खून निकल रहा था तो किसी में से खून निकलकर जम चुका था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत मारा गया है। पर फिलहाल वो बेहोश था। उसे देख ईशा को कल की बुरी यादों के साथ साथ पहले की बुरी यादें भी याद आ गई। चेहरे और आंखों में एक दर्द उतर आया जो आंसुओं के जरिए उसके गालों पर लुढ़क गया। अद्विक उसे ही देख रहा था। उसके दर्द से वो अनजान नहीं था। उसने ईशा का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके आंसू साफ कर अपनाइत से उसका माथा चूम बोला, नहीं शोना, रोना नहीं है। आज तो आपको खुश होना है, क्योंकि आज आपके गुनहगार को सजा मिलेगी, जिसने मेरी जान को तकलीफ दी, जिसकी वजह से मेरी शोना की आंखों में आंसू आए। आज वो रोएगा। आप आज बिल्कुल नहीं रोएंगी, आपको कसम। उसकी बात सुनकर ईशा ने अपने आंसू साफ किए और हाँ में गर्दन हिला दी, पर उसकी आंखें अभी भी नम थी। अद्विक ने एक गार्ड को इशारा किया तो उसने एक बाल्टी भर पानी आकाश के ऊपर डाल दिया। हड़बड़ा कर वो उठ गया। कुछ सांसों को संभाल उसने सामने देखा तो अद्विक को देख एक पल को डर गया, पर जैसे ही उसकी नज़र अद्विक के गोद में बैठी ईशा पर गई, उसकी आंखों में नफरत उतर आई। वो घूर कर ईशा को देखने लगा। अद्विक ने ईशा को उस सोफे पर बिठाया और खुद आकाश की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आता देख आकाश की सांसें अटक गई, पर फिर वो अद्विक से नजर हटा ईशा को घूरने लगा। उसकी नजरें ईशा पर देख अद्विक की मुठियां भींच गई। उसने एक जोरदार मुक्का आकाश के मुंह पर मारा तो खून का फव्वारा उसके मुंह से फूट पड़ा और चेहरा एक तरफ झुक गया। अद्विक ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भींचा और बोला, उनकी तरफ नजर उठाने की कोशिश भी मत करना, वो तेरी मौत को और भी दर्दनाक बना दूंगा। अद्विक की बात सुनकर आकाश बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, तुम नजर उठाने की बात कर रहे हो, पर मैं तो इसके साथ रातें गुजारी चुका हूँ। वैसे बहुत मस्त ना, तभी तो तुम भी इसके पीछे पड़े हुए हो। अगर कल तुम ना आए होते तो मैं इसके इस मखमल से जिस्म से अपनी प्यास बुझाता, पर तुमने सब खराब कर दिया।
उसकी ऐसी बातें सुनकर अद्विक के साथ साथ शक्ति और शेरा की मुट्ठियां भी भींच गई। वहीं ईशा की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बहने लगे। उसकी बातें सुनकर अद्विक ने बिना रुके उस मुक्कों की बरसात कर दी। आकाश की हालत तो पहले ही खराब थी, पर अब अद्विक की मार ने अधमरा कर दिया था। अद्विक यही नहीं रुका, उसने अपने गार्ड को इशारा किया तो उसने उसके हाथ में एक चमड़े का बेल्ट दे दिया। अद्विक उस बेल्ट से लगातार मारे जा रहा था। आकाश की चीखें उस पूरी जगह में गूंज रही थी, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अद्विक उसे मारते हुए गुस्से में बोला रहा था, तेरी वजह से मेरी शोना को तकलीफ हुई, तेरी वजह से वो रातों को डर कर सो नहीं पाती थी, तेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जितनी तकलीफ मेरी जान को हुई उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुझे दूंगा। मौत की भीख मांगेगा तू, पर तुझे इतनी जल्दी मौत नसीब नहीं होगी। आकाश और मार झेल ना पाया और बेहोश हो गया, पर अद्विक लगातार उसे मारे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने ईशा का आंसुओं से भीगा चेहरा घूम रहा था। तो कभी रातों को नींद में डर ईश उठ जाना। हर एक तकलीफ जो ईशा ने सही थी वो हर बात अद्विक की आंखों के सामने घूम रही थी। शक्ति ने अद्विक को आकाश से अलग किया तो उसने बेल्ट साइड में फेंक दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसने ईशा की तरफ देखा जो बस उसे देख रोए जा रही थी। अद्विक जल्दी से ईशा के पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही ईशा फूटकर रोने लगी। अद्विक ने उसे चुप नहीं करवाया, उसने उसे रोने दिया। वो चाहता था कि वो अपने दिल का सारा दर्द आंसुओं के जरिए बहा दे। वो बस उसे गोद लिए बैठा उसके बाल सहलाते रहा। शक्ति और शेरा उन दोनों को अकेला छोड़ रूम से चले गए, क्योंकि इस समय उन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। कुछ टाइम बाद ईशा का रोना बंद हो गया, पर वो अभी भी सिसक रही थी। अद्विक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, आज रो लो जितना रोना है, पर इसके बाद मुझे मेरी शोना की आंखों में एक आंसू नहीं चाहिए। ईशा उसे ही देख रही थी। अद्विक ने प्यार से उसका माथा चूम लिया तो इस एहसास से ईशा की आंखें बंद हो गई। अद्विक ने उसकी बंद पलकों को देख एक एक कर उन्हें भी चूम लिया। अद्विक की नज़र उसके गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होंठों पर ठहर गई। उसका मन किया वो उन होठों को चूम ले। जब ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने धीरे से ईशा के नाजुक मुलायम होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। ईशा की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई। अद्विक ने उसे कमर से खींच अपने और नजदीक कर लिया। वक्त के साथ ईशा की पकड़ उसकी शर्ट पर कसती जा रही थी। एक लंबी पैशनेट किस के बाद अद्विक ने उसे छोड़ा। दोनों की सांसें असामान्य थी, धड़कनें बेलौस धड़क रही थी। अद्विक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद वो लोग घर के लिए निकल गए। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।